दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। अगर आप याद करें शुरू से लेके अब तक, यानी कि लगभग जब से अंग्रेज लोग इस देश के अंदर आए और तब से इस सेकंड में जब हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, डॉक्टर लोगों ने खासकर बहुत ज्यादा परोपकार और समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाई। इवन आप याद करिए कि भारत का संविधान लिखा किन सब अपने आपके मुंह से निकलेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसी तरीके से अगर आप पुरानी फिल्मों की तरफ जाएं तो डॉक्टर अमर चिटनिस की मशहूर कहानी। फिल्मों में आप अगर रोल देखें तो ज्यादातर हीरो को कोई बढ़िया रोल दिया जाता है तो वो डॉक्टर के तौर पे शरीर दिया जाता है। डॉक्टर वो लोग हैं जो इलाज भी करते हैं और फिर जब वो सशक्त हो जाते हैं तो परोपकार की तरफ भी कदम बढ़ाते हैं। इसी तरीके से हम आज एक ऐसे व्यक्ति के पास मौजूद हैं जो डॉक्टर आरपी सिंह के पास में फिजियोथेरेपी डॉक्टर है, और साथ में अब इन्होंने अपनी दिशा परोपकार की तरफ करी है। परोपकार की दिशा क्या, मैं ये भी बताना पसंद करूंगा। वैसे तो कई दिशाएं पकड़ी हैं। ये डॉक्टर आरपी सिंह जो दिल्ली में वृद्धाश्रम है, बुजुर्ग आश्रम है जहाँ बुजुर्ग रखे जाते हैं, उनकी सेवा में लीन है और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आइए इनकी जीवन यात्रा के विषय में इन्हीं से पूछते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को आप अपने विषय में बताइए। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पिताजी मेरे क्लास 2 ऑफिसर थे। ही वॉज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बट जो मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई वो गांव में हुई, जो ज़मीन पे बैठ के और काली पटरी पे करते हैं। धीरे धीरे करके यात्रा करते हुए शिक्षा की मैंने बीएससी कर ली साइंस में। उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी में भी 4.5 साल का कोर्स किया। फिर हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी 3.5 साल का कोर्स किया। फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन और कार्डियोपल्मोनरी थेरेपेटिक्स में काम किया। हमने फिर पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन हाजी अली। उसके बाद एमबीए किया। कुल मिलाकर के शिक्षा इतना ग्रहण किया कि एक ऊंचाई पानी चाहिए कि आप सेवा बढ़िया कर सकें। तो पिताजी कहते थे कि जब पढ़ो तो खूब पढ़ो, और जब काम करो तो खूब काम करो। पढ़ाई करने के बाद मैंने खूब 3-4 सेंटर खोले और यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को पढ़ाने भी लगा। जब मेरी वाइफ का देहांत हुआ तो मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। मैंने सोचा कि यार ज़िंदगी में ये जो अल्टीमेट उद्देश्य है मानव जीवन का, वो क्या है। फिर हमने सोचा मोक्ष की प्राप्ति, परोपकार, जो एक दूसरे के काम आए। नहीं तो फिर जानवर ही रहते सब। अगर इंसान बना है तो वो इसीलिए बना हुआ है कि रिश्तेदारी निभाए, एक दूसरे के काम आए। फिर से हमने अपनी थोड़ी सी रास्ता बदल लिया और केवल अब जेरियाट्रिक केयर करते हैं और दो पहलू पे काम करते हैं। नंबर 1 कि प्रोटेक्ट करो कि वृद्धाश्रम में कोई जाए ना। आप बच्चे इतने लायक बनाओ, इतने उनको नर्चर कल्चर करो, इतने हम लेक्चर लेते हैं ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें उनको भेजना पड़े। और अगर वो चले गए हैं तो तरसे ना। उनकी जो भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो भी उनकी मेंटल एबिलिटी है, जो भी उनकी फिजिकल एबिलिटी है, उस अनुभव को आप लीजिए और उनको जहाँ कमियां हैं उसको सुधारिए, ताकि किसी भी तरीके से वो लाचार और लावारिस महसूस न करें। डॉक्टर, मैं दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि हरियाणा चार्टेड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी की तरफ से डॉक्टर साहब को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजियोथेरेपी के सेकंड में 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मैं बता दूं कि वो साल में एक ही बार मिलता है और 18 साल में सिर्फ एक व्यक्ति को एक बार में मिलता है। डॉक्टर साहब को ये सेकंड अचीवमेंट टाइम पे ही मिला हुआ है। ये इनका सबसे ज्यादा बड़ा पुरस्कार है। डॉक्टर साहब, ये पुरस्कार आपको मिलने का कैसी स्थितियां बनी, उसके विषय में स्पष्ट करिए। जब एसोसिएशन को लगता है कि एक सबसे काबिलियत आदमी कौन है, जो खूब काबिलियत रखता हो, समाज सेवा भी करता हो, प्रोफेशन को ऊंचाई पे ले जाने की क्षमता रखता हो, और अपना एक अस्तित्व प्रोफेशनल किस तरीके से समाज में बनाता है, उस बंदे को चुना जाता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द एसोसिएशन कि दे फाउंड इन मी सच टाइप ऑफ क्वालिटी एंड इट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू मी। आई एम रियली थैंकफुल टू एसोसिएशन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने भी फिजियो रत्न अवार्ड भी डॉक्टर साहब को दिया है। ये भी अपने में बहुत जाना माना और मशहूर अवार्ड है। अवार्ड की बातें तो हमने खूब कर ली डॉक्टर साहब, अब हम आम जनमानस की बातें करते हैं। तो वृद्धाश्रम में क्यों राजनीति और अन्य स्कूल को चुनकर वृद्धाश्रम की तरफ फोकस किस तरीके से हुआ? जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट था तो पेडियाट्रिक टू जेरियाट्रिक, इवन माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो माँ का केयर कैसे हो, प्रीनेटल केयर। बच्चा अगर पैदा हो गया तो उसको कोई कंजेनाइटल एनामलीज ना हो, उसको अध्ययन करना, उसकी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसको माइलस्टोन करते हैं उसके ऊपर ध्यान देना। जब बच्चा और बड़ा होता है तो उसको पुअर हैंड राइटिंग, उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़,
उसका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, इसको करते करते आप एक एंग को पहुंचते हैं और उसको जितने भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, रेस्पिरेटरी हो, कार्डियक हो, मस्कुलोस्केलेटल हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो, इन सब चीज़ों का ध्यान दे देते हैं, हम बुढ़ापे तक पहुँचे। बुढ़ापे को इसलिए पकड़ा कि सबसे ज़्यादा असहाय बेसहारा आदमी बुढ़ापे में महसूस करता है। वो हमने नज़दीक जाके देखा कि जो चीज़ें, जो इन बच्चों को उंगलियां पकड़ के वो चलाए, जिनके लिए अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने त्याग दी, पैसा का बेपरवाह करते हुए खर्चा किया, ज़मीन जायदाद बच्चों के लिए बनाया, उन्हीं बच्चों ने छोड़ दिया। और फिर हमें लगा कि इससे ज़्यादा लाचारी, असहाय और कहीं नहीं है। और क्यों चुना बुढ़ापे के लोगों को? क्योंकि वो तो बादशाह हैं, उनके तो 3-3 बच्चे हैं और उनको फिर भी एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। न कोई उनको मुस्कुराहट दे रहा है, न उनको समय दे रहा है, न उनको कोई पैसा दे रहा है, न उनको कम से कम लीगलिटी के बारे में बता रहा है। हमें लगा कि सबसे ज़्यादा असहाय वो बुजुर्ग हैं जो पूरी ज़िंदगी जीने के बाद भी उनको अनुभव की कमी रह गई और शायद जो उन्होंने अरमान लेके बैठे थे वो नहीं पूरा हो रहा है। तो सबसे दयनीय स्थिति मेरे बुजुर्गों को लगा और मैं भी 60 साल का हो गया हूँ, तो मैं सोचा ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको चुना। मानवीय पक्ष दिखाया, परोपकारपूर्ण वाला पक्ष दिखाया। अब हम बात करते हैं पेशे की, पेशेवर प्रोफेशनल अर्निज्म की। तो डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं मैं कि इनके ये दो जगह बैठते हैं। एक पंजाबी बाग में, पंजाबी बाग ईस्ट में आर्य समाज मंदिर है, वहाँ पे बाकायदा बहुत लंबी चौड़ी वहाँ पे इनकी एक क्लिनिक है जो चैरिटी क्लिनिक है। आप वहाँ पे जाके भी डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, ना सिर्फ मिल सकते हैं, अपने फिजियोथेरेपी से, अपने शरीर से जुड़ी हुई जो भी दर्द तकलीफ की समस्या है उसका निदान पा सकते हैं। दूसरा डॉक्टर साहब की प्रोफेशनल क्लिनिक है रोहिणी सेक्टर 6 में। हम रोहिणी सेक्टर 6 में ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, क्या क्या दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं लोगों को जब उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? बहुत लंबी लिस्ट है। छोटे शब्दों में बात करें, महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को कब एक फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए? जो वोमेन डिसीज़ हैं, जिसको गायनी की प्रॉब्लम कहते हैं, अगर यूट्रस प्रोलैप्स हो जाए तो भी फिजियोथेरेपी के पास जाना चाहिए। मोटापा बढ़ गया है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जिनसे लाइफस्टाइल डिसीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड देन व्हाट नॉट, देन इट कैन कन्वर्ट इन ए कैंसर आल्सो। हमें लगता है कि वुमेन को जब कोई समस्या आए तो गायनिकोलॉजिस्ट के साथ साथ उनको फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना चाहिए, ताकि एक नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, नॉर्मल एक्सरसाइज प्रोग्राम, लाइफ वेलनेस प्रोग्राम, ये सारी फिजियोथेरेपी से सीख सकें। रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है अनलेस दे आर इन ए ग्रेट ट्रबल। आपने नहीं है, बल्कि उनके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो आमतौर पे ये देखने में, दिल्ली में खासकर देखने में आता है कि उन पे मोटापा बढ़ जाने की समस्या से वो शिकार हो जाती हैं। ऐसे में वो महिलाएं जो फिलहाल बच्चे नहीं पैदा कर रही हैं, घर देख रही हैं, बच्चे बड़े हो गए, उनको क्या करना चाहिए? पैथोलॉजी बढ़ेगी, डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा। तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको अपनी बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में रिक्शा वाला, मेहनत करने वाला, पहाड़ पे चढ़ने वाला कोई भी तोंद लेके, मोटापा लेकर के नहीं दिखाई देता, लेकिन जो लग्जूरियस लाइफ बिताते हैं उनका मोटापा ज़्यादा होता है। तो हम यही कहेंगे कि बर्न योर कैलोरीज, take a good food and definitely sound sleep. So all the women should take care of themselves. If they are healthy, then their family is healthy. अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो मोटापे का शिकार हो रही हैं, वजन बढ़ रहा है या पेट के आसपास या अन्य जगहों पे चर्बी बढ़ रही है और आप इस बात से परेशान हैं और जिम वगैरह जाके आप देख चुकी या कई चीज़ें आजमा चुकी हैं और कोई फायदा नहीं हुआ, तो ताज़ा खबर आपको एडवाइस करेगा कि एक सेकंड ओपिनियन के तौर पे आप डॉक्टर आरपी सिंह से फ़ोन पर भी, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप एडवाइस दे सकते हैं। अंतिम बात की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, सोशल वर्क से जुड़े हुए अगले किन प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं या लोगों से क्या मदद चाहते हैं? मेरा मतलब यह है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमारे जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे कोई भी बुजुर्ग, कोई भी असहाय, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हमें उनका ध्यान रखना है और धीरे धीरे इस दायरे को बढ़ाना है कि ये इंटरनेशनल हो जाए और पूरा वर्ल्ड एम्पावर्ड हो, कि दे शुड नॉट लिव द नॉन फंक्शनल लाइफ। उसके लिए हमें कई हाथ चाहिए, आपका हाथ, हमारा हाथ, उनका हाथ, सबका हाथ। इस तरीके से सबके विचार, एक परोपकार की भावना पैदा होना चाहिए और हम अपनी सेवा को जितना एक्सटेंड कर सकते हैं उतना एक्सटेंड करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल में यही ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेंटर्स में जा करके उनकी ज़िंदगी को गहराई से समझें और उनको जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें। थैंक यू। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।